ओके, आज हम अभी हमने जैसे पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, आज ही न्यूक्लियाई का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने न्यूक्लियाई की कुछ चीजें देखी थी। अब हम देखने वाले हैं मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी होगी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहला 1 AMU क्या बताया था अभी मैंने? 1 AMU क्या होता था बेटा, कोई बताएगा? सर 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। यस, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? क्या था फॉर्मूला? 4/3 पाई 4/3 आर पाई नॉट, आर नॉट क्यूब ए। नॉट का क्यूब इंटू ए, यही था। और अच्छा, ये रिलेशन तो सबको पता होगा, एनर्जी मास रिलेशन क्या था? फॉर्मूला E इक्वल टू mc², एग्जैक्टली। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा मास डिफेक्ट। सबसे पहले ये देखते हैं कि मास डिफेक्ट होता क्या है। जैसा कि हम इसे नाम से पता चला, डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब कुछ कमी, कुछ कमी। तो ये उसकी डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आएगा, हमारा मेन फंडा समझते पहले। जैसे पी प्रोटॉन है हमारा, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, कुछ ऐसे करके हमारे अलग अलग कुछ रखे हुए हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं ना? यस और नो? हाँ, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। चलो मान लो यहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होना चाहिए था मेरा क्या? मास ऑफ न्यूक्लियस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि माना कि मेरे पास एक साइकिल है, साइकिल है, पूरी साइकिल का वजन तौला मैंने, तो साइकिल का वजन बैठा मान लो 20 किलो, 20 किलो वजन तो बैठा। अब मैंने क्या किया, पहिए को अलग निकाल लिया, हैंडल को अलग निकाल लिया, पीछे वाले पहिए को अलग निकाल लिया, सीट को अलग निकाला, कैरियर को अलग निकाला, मडगाटर अलग निकाले, और जो चलाने वाला कैंची होती है उसको अलग निकाला, सबका अलग अलग मास तोला और उन सबको ऐड किया, उन सबको ऐड किया। क्या एक्चुअल में सबको ऐड करने के बाद 20 किलो ही बैठना चाहिए? यस सर। लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा नहीं, न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम, हमारे मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में सब कुछ अलग अलग बैठे हुए हैं, उन सब को अगर मैं न्यूक्लियस में बिठाऊं या फिर मैं न्यूक्लियस के अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस जो पूरे का था वो सम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल नहीं होता है, और उन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो माना कि साइकिल का वेट 20 kg था मास, और मैं हर उसको तौल रहा हूं ना, हर आइटम को तौला मैंने, सबको ऐड किया, तो मेरा बेटा 19.5 किलो, 19.5 kg बेटा। तो जो 0.5 kg का है, जो एक्चुअल साइकिल का मास था 20 kg, और हर एक पार्ट को अलग अलग करके तौला मैंने, सबको ऐड किया, तो मेरा मास बेटा 19.5 kg। तो जो दोनों का डिफरेंस है उसी को मैं क्या बोलूंगा? मास डिफेक्ट। आई बात समझ में? मास डिफेक्ट यस का सर। फीलिंग आया? देखो, मास डिफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जब ऐड करता हूं, तो वो न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आता है। इनका मास इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। इन सब का मास ऐड करने पे मेरा मास ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा आता है, तो इन दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो जरा देखो, मास डिफेक्ट इज डेल्टा टाइम। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मतलब जेड क्या है यहाँ पे? जेड क्या होता है? मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है कि नहीं? यस लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्या मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, प्लस ए माइनस के जेड। आपको याद हो मास नंबर ए था, क्या था, जेड प्लस एन था कि नहीं था, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मुझे चाहिए क्या, न्यूट्रॉन चाहिए, तो क्या ए माइनस के जेड होगा, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Yes. माइनस के जेड क्या शो कर रहा है, ए माइनस के जेड शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Neutron. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शो कर रहा है इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया कि नहीं हो गया ये, बोलो Yes. यस और नो। तो मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस न्यूक्लियॉन्स, सॉरी न्यूक्लियस बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियंस हो गया, ये है हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस है। द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस के मास ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। आई बस मुझे मास डिफेक्ट की। Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा मास में अगर लॉस हो रहा है, देखो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज आल्सो कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छा एक बात कहो, फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे E बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूले से क्या पता था, क्या था, क्या मास ही एनर्जी है और एनर्जी ही मास है, यही पता Yes, किया, sir. Yes, sir. आज ही पता किया है। आज ही एग्जाम्पल मैंने दिया था, हर्ष को भूखा रख के 15 दिन। Yes, sir. और अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो हर्ष ने ज्यादा पनीर भी खा लिया था एक शादी में, तो एनर्जी हमारे मास के टर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो गई थी, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी जरा ध्यान से फील करिएगा, कि अगर मैं मान लूं मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहीं रखे हुए हैं अलग अलग, सब अलग अलग रखे हुए हैं, कहीं अलग 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 है, बिल्कुल अलग अलग रखे हुए हैं। इन सब को अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर ऐड करूं, इन सब को किसी एक बॉक्स में, बॉक्स मतलब न्यूक्लियस बोल रहे हैं आपको, अगर मैं एक बॉक्स बना के न्यूक्लियस बनाऊं, तो ये क्या करते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज, रिलीज सम एनर्जी, रिलीज सम एनर्जी, तब जाके एक बॉक्स में बंद होते हैं जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, ऐसे करके। हरी बात समझ में। Yes, sir. और जितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, क्या एनर्जी रिलीज कर रहे हैं उसकी वजह से मास में कुछ कमी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। Yes, sir. भाई हर्ष को मैंने 15 दिन भूखा रखा था, 50 किलो वजन से कितना हो गया था, कुछ भी मान लो 45 हो गया होगा, तो 5 किलो वजन 15 दिन में कम हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि हर्ष ने एनर्जी कंटिन्यूअसली काम करने में लगाई थी, और वो मास जो था कन्वर्ट हो गया था एनर्जी में। सेम टू सेम हमारा मास डिफेक्ट का रीजन आपको भी समझ में आएगा, कि ये जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, उनको कंबाइंड करके मान लो मैं एक वो बनाना चाहता हूं न्यूक्लियस, तो इन सब को कंबाइंड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी रिलीज की वजह से ही मास में कमी आती है। इसीलिए हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस हमेशा छोटा होता है मास ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। आई बात समझ में। Yes. Yes. ठीक है, अब हमें जोड़ने में एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो जोड़ने पे इतना आसानी से समझ में नहीं आया था लोगों को ये जोड़ने वाली चीजें समझ में आई नहीं, तो हमने क्या किया, एक सिंपल डेफिनेशन दी कि इसको तोड़ने में भी एनर्जी चाहिए। फिर भाई अगर हमें जोड़ने में एनर्जी रिलीज कर रहा है कोई, तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करने के एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी।
एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब डेफिनेशन देखो, इट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू constituent part and place them at an infinite distance from one another। वो एनर्जी जिसको जो हमारे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी का फील लो। अगर मान लो यहाँ पे मेरा 20 जूल मुझे एनर्जी रिलीज कर रहा है, जब इनको मैं कंबाइंड कर रहा हूं, तो क्या मुझे जब तोड़ूंगा तो मुझे 20 जूल ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो क्या हो जाएगा? फिर से ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे। तो वो एनर्जी जो मुझे तोड़ने के लिए चाहिए, किसी एटम को तोड़ने के लिए चाहिए, उसी एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? बाइंडिंग एनर्जी बोलूंगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी होगी क्या? बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपको याद है हमने आज एक क्वेश्चन किया था, एक मास इक्विवेलेंट, हमारा मास था 0.5 kg, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम के इक्विवेलेंट एनर्जी निकाली थी हमने। आज एक क्वेश्चन किया था Yes, लास्ट sir. क्लास में, क्या Yes, था? sir. सिमिलरली जो हमारा मास डिफेक्ट हुआ था, क्या उसके इक्विवेलेंट एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी होगी? एक बात बताओ कि मान लो हर्ष जो था 15 दिन भूखा रहने पे 5 किलो वजन उसका हर्ष का कम हुआ, 5 किलो वजन कम हुआ। तो क्या हर्ष ने जो 15 दिन में एनर्जी खर्च की होगी, वो क्या 5 किलो मास के इक्विवेलेंट होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. 5 किलो मास जो था हर्ष का, वही तो डिक्रीज होते 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 15 दिन की एनर्जी को कंप्लीट किया था। तो मैं अगर उस 5 किलो मास के इक्विवेलेंट एनर्जी निकाल दूं, क्या वही मेरी बाइंडिंग एनर्जी होगी? Yes, sir. Yes, sir. तोड़ने के लिए जब मैं जोड़ रहा था, जो मास में लॉस हुआ था, क्या उतनी ही एनर्जी, उसके इक्विवेलेंट ही एनर्जी उसने रिलीज की होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलके? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो हम जो डिफेक्ट था, मास डिफेक्ट था, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सी स्क्वायर से, तो हमारी क्या आ जाती है? बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। बाइंडिंग एनर्जी का फील आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। Yes, sir. sir. है? ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर फोर्स में, तो न्यूक्लियर फोर्स में जो कि आपको पहले भी बता चुका हूं लास्ट क्लास में, दे आर द फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन सब के बीच में जो फोर्स लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। ये तो लास्ट क्लास में अच्छे से बताया है मैंने। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इन द यूनिवर्स, होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, है, sir. अभी क्लास में बताया था। एक्चुअली में किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो होती है, वो डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी, उतना ही हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा। जरा देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इट इज अ बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आप देखोगे इट इज नोटेड बाई बी बार, बी बार से इसको शो करते हैं। तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई न्यूक्लियॉन्स, तो डेल्टा एमसी इसका डिवाइडेड बाई ए। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियन, जेड प्लस एन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, बोलो। sir. Yes, अब sir. स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब हम, आपको याद है फ्यूजन फिजन डिके करते हैं, अल्फा डिके बीटा डिके, ये सब होता था रेडियो एक्टिविटी में। Yes, sir. अब आपके सिलेबस से रेडियो एक्टिविटी हट गई है, तो रेडियो एक्टिविटी के बिना हमें ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना, बट समझिएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हमारे सिलेबस से हट गई है, तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, उसका यूज हम नहीं करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, जरा देखिएगा। हर एक मेन मेन जो एटम्स हैं, एटम्स के न्यूक्लियस है, उनको दिखाया गया है इस पे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे जो वाई एक्सिस है उस पे है हमारा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और नीचे है एक्स एक्सिस पे मास नंबर। तो वहां पे हीलियम, ये सारी चीजें एक एक करके दिखा दी गई हैं, और उसका एक ग्राफ बन के तैयार हुआ। और ये ग्राफ किसका है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी या फिर स्टेबल रीजन में होगी, वो तो स्टेबल होंगे, और अदर जो होंगे वो फिजन या फ्यूजन कर रहे होंगे। जैसे आप देखोगे, ये जो रीजन है 56 से 80 के जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, वो न्यूक्लियॉन्स जितने भी आपके स्टेबल रीजन, इनके पास काफी सारी बाइंडिंग एनर्जी है, चिल मार के बैठे हुए हैं इनके। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा का मतलब होता है उतनी ही हमारे न्यूक्लियस में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, और वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी उनको बांधे हुए रखती है, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को। आप देख रहे होंगे, हाइड्रोजन से लेके डायरेक्ट बूस्ट हुई है आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहां पे, हीलियम पे 7 पॉइंट समथिंग हुई है कि नहीं हुई है। फिर कम हुई है बाइंडिंग एनर्जी लिथियम पे, फिर लिथियम का कुछ अल्फा बीटा गामा डिके हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, बड़ा बढ़ बढ़ के कार्बन पे पहुंची, फिर कम हुई। फिर एक यहाँ 20 के बाद में एक लीनियरली इंक्रीमेंट आया, लेकिन फिर आयरन पे जाके आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। इसीलिए हम बोलते हैं मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है, आयरन का। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो आयरन का होता है। अच्छा, अब जब स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। अगर कोई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा भाई, कोशिश तो कर सकता है ना, Yes, sir. कोशिश करने में क्या बुराई। अब क्या करेंगे, आपके जो लेफ्ट राइट साइड वाले दिख रहे हैं वो फिजन करेंगे, और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो फ्यूजन करेंगे। अच्छा, फिजन और फ्यूजन क्या होता है आप बताओ मेरे को नहीं आता, केमिस्ट्री में आप पढ़े हो, बताओ। हर्ष बताओ जरा, सर फिजन और फ्यूजन क्या होता है। सर फ्यूजन मतलब किसी चीज का जुड़ना, मतलब दो न्यूक्लियस जुड़ेंगे, और फिजन मतलब ब्रेक होना। यस, फ्यूजन का मतलब है, फ्यूजन बोला, देखो हाइड्रोजन हीलियम, ये लोग सोचते हैं कि किसी के साथ जुड़ के अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा लें, अगर हम तो बढ़ा लें तो स्टेबिलिटी रीजन के पास पहुंच जाए। लेकिन ये जो है यूरेनियम, प्लूटोनियम और ये मोलिब्डेनम, ये सारी चीजें हैं, यानी कि 80 से आगे वाले हैं, ये चाहेंगे कि इसी के साथ जुड़ के, तो और ज्यादा दिक्कत है, हम खुद को तोड़ दें। अगर तोड़ दें तो तोड़ने में क्या होता है, तोड़ने में क्या होता है भाई, जुड़ी है, तोड़ने में क्या बाइंडिंग एनर्जी ऐड हो जाती है, होती है कि नहीं होती है बाइंडिंग यस एनर्जी सर। ऐड। Yes, जोड़ने sir. पे बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन तोड़ने पे बाइंडिंग एनर्जी ऐड हो जाती है। अगर मेरी बाइंडिंग एनर्जी ऐड हो जाएगी तो हो सकता है पर न्यूक्लियन की, जो पर न्यूक्लियन की है, पर न्यूक्लियन एनर्जी मेरी बढ़ जाए, पर न्यूक्लियन एनर्जी बढ़ जाएगी तो मैं कुछ स्टेबिलिटी रीजन के पास में पहुंचूंगा। इसीलिए मोस्ट एक्टिव आपका जो फ्यूजन में होता है वो यूरेनियम होता है। देखो यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 है, ये तो तैयार ही रहता है ब्रेक होने के लिए। ये तो फेमस रिएक्शन है आपकी केमिस्ट्री में, यूरेनियम के लिए तो यस सर। फेमस वो है, एटम है ये यूरेनियम का। यूरेनियम प्लूटोनियम ये दोनों बहुत फेमस है। तो आपके जो राइट साइड वाले हैं वो फ्यूजन करेंगे और लेफ्ट साइड वाले फ्यूजन करेंगे। जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, स्टेबिलिटी शो कर, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम जितनी ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है। आ रही बात समझ में। यस सर। Yes, अब yes, जो sir. मैंने बोला है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में एक बार देख लेते हैं, लिखा हुआ भी देखो। स्पेशल फीचर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्लियस सच एज 1H2 इज वेरी स्मॉल।
बाइंडिंग एनर्जी 1H2 के लिए बहुत बहुत कम है। ये देखो 1 समथिंग है कुछ, 1.2 मान लो, 1.3 मान लो, ऐसा कुछ है। इनिशियली देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इनिशियली आपका रैपिड इंक्रीज हुआ, बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। बिटवीन 4 to 20, 4 to 20 के बीच में अगर आप देखोगे, यहां से 4 to 20 के बीच में यहां तक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों तरह के हुए हैं। पहले डिक्रीज हुआ है, फिर लीनियरली इंक्रीज हुआ है। लेकिन 20 के बाद में आपको क्या होगा, एक लीनियरली इंक्रीमेंट दिखेगा। 20 के बाद में आपको लीनियरली इंक्रीमेंट 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 इंक्रीमेंट। लेकिन मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए हुई हमारी, आयरन की। आयरन के लिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी हुई। देयरफॉर आयरन इज न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल। आयरन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये वही चीज है जो मैंने बोला है सारी की सारी। ठीक है, बियॉन्ड 120 द वैल्यू डिक्रीजेस फॉल्स 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम के लिए। 7.6 इसके लिए, यूरेनियम के लिए देखोगे 7.6 होता है। ये तोड़ के अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे। 128 के आगे बाइंडिंग एनर्जी टूटेंगे सारे के सारे। तो ये सारी चीजें जो मैंने बोली हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखी हैं। एक यही सारे के सारे स्टेटमेंट मैंने आगे भी लिखे। देखिएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट जो वहां पे बोले हैं, 9 के 9 स्टेटमेंट, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हैं। आप आराम से बाद में भी पढ़ सकते हो कि अगर मान लो बोल के भूल भी जाते हैं ना, तो वो सारी चीजें इस स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई है। ये सारे जो मैंने बोले हैं, अभी तक एक्सप्लेन किया है, वो सारी की सारी चीजें, एक एक चीज इसमें लिखी हुई है ग्राफ के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. हाँ, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करो जरा, और कोई भी आंसर वैसे नहीं करेगा, सब लोग पोल पे आंसर करो। वेट फॉर पोल। हाँ भैया जरा।
3 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी तक, और अच्छी बात यह है कि तीनों का सही है। चार बच्चों का आया, 5 का आया। आई एम वेटिंग फॉर मोर रेस्पॉन्सेस बच्चा, आई एम वेटिंग फॉर मोर रेस्पॉन्सेस। तो 6 बच्चों का रेस्पॉन्स आया और 7 का आया है, एक और आ गया। 7 बच्चों का रेस्पॉन्स आया, 7 में 6 का सही है, एक बच्चे का गलत। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने बताया पहले तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर था कि नहीं था? यस सर। Yes, बोलो। sir. बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें पहले मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। उसने बोला क्या है, अ न्यूक्लियस जेड एक्स ए हैज रिप्रेजेंटेड बाई एम जेड कॉमा ए। न्यूक्लियस का जो मास है वो क्या है, ए कॉमा जेड दे रखा। इफ एम पी एंड एम एन डिनोट मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली, देन बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पूछी उसने, तो हमें मास डिफेक्ट पहले निकालना पड़ेगा। डेल्टा एम क्या होता था, मास ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन जेड एमपी होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, हमारा ए ए माइनस होता है। था जेड प्लस एन, क्या होगा, ए माइनस जेड इंटू एम एन, होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, यस। yes, sir. अब माइनस, माइनस क्या था, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस ने क्या रखा, एम ए कॉमा जेड दे रखा है। तो ये हमारा डेल्टा एम आ गया। हमें बाइंडिंग एनर्जी पूछी, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम क्या है मेरा, जेड एम पी प्लस ए माइनस के जेड एम एन माइनस के एम ए कोमा जेड इंटू सी स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो और ध्यान से करो, टेक योर टाइम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, बट अगर हो गया तो मत सम्मान लो कि बल्ले बल्ले है फिर। और मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, करो एक बार, सही गलत जैसा भी होता है आप कीजिए, उसके बाद मैं बताऊं।
बच्चों अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, अगर हिंट चाहिए तो बोल दो, मैं हिंट दे दूंगा आप बच्चों। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हिंट चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं हिंट दे दूंगा आपको, बट ऐसे रूड होके मत बैठो ना, है भाई। एक बच्चे का आंसर आया है, और नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो एक्चुअली में अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट्स, ईच ऑफ मास नंबर इज 120। कोई एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 240 है, वो दो पार्ट में टूटा है, दो पार्ट में टूटा है, दोनों का मास नंबर कितना है? 120 120 है। ठीक है भाई, उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, जब टूटा नहीं था, जब 240 था ना, उस टाइम पे उसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनिशियली 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जब टूट गया है, जब दो में टूट गया है, तब हर एक की, जो दो पार्ट में टूटा है ना, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी है अलग अलग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात बताओ, जब टूटता है तो क्या एनर्जी इंक्रीज होगी हमारे पर न्यूक्लियॉन की? यस और नो? Yes, yes, sir. क्यों इंक्रीज होती थी? यस सर। क्योंकि जब जुड़ने पे एनर्जी रिलीज करता है तो टूटने पे एनर्जी उसको चाहिए। इसीलिए आप इसमें देखोगे, जब दो फ्रेगमेंट में टूट गया है तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसने पूछा है कि टोटल एनर्जी कितना गेन करेगा, गेन कितना किया उसने एनर्जी, ये निकालना है आपको। अब जरा करो इसको। दो बच्चों का आंसर आ चुका है, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स आंसर। तीन बच्चों का रेस्पॉन्स आया। चार बच्चों का आया। चार ही बच्चों का रेस्पॉन्स पे टिक गए भाई। बढ़ो बढ़ो, रेस्पॉन्स बढ़ाओ कुछ। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत टाइम दे दिया, इतना टाइम एक क्वेश्चन के लिए देना नहीं चाहिए, पाप लगता है ज्यादा ज्यादा टाइम देने पे वैसे, लेकिन फिर भी मैंने टाइम दिया। करवाऊं या फिर अभी कोई कर रहा है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दो बच्चों का सही है और दो बच्चों का गलत है। देखो, अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 240, माना कि ए कोई न्यूक्लियस था, उसका मास नंबर है 240, वो टूटा किसी में, कोई एक एक्स में प्लस एक वाई में। एक्स का भी 120 मास नंबर है, इसका भी 120 मास नंबर।
उसने बोला है कि जो ये वाला था इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी। मान लो यहां पे हम बाइंडिंग एनर्जी लिखने वाले हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली इसकी भी हुई है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात बताओ, पहले इनिशियली टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? पर न्यूक्लियन मेरी 7.5 है, पर न्यूक्लियन। तो अगर मेरी एक न्यूक्लियन की वजह से 7.6 है, तो 240 की वजह से कितनी होगी? 240 इंटू 7.6 होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस सर। सिमिलरली अगर मेरा एक के लिए 8.5 है, तो 120 के लिए क्या होगी? 120 इंटू 8.5। सिमिलरली अगर मेरा एक के लिए 8.5 है, तो 120 के लिए 120 प्लस 120 इंटू 8.5। ये सब किसमें है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। नो सर। और क्लियर है यहां तक? अच्छा एक बात बताओ कि मुझे गेन कैसे निकाल सकता हूं? फाइनल एनर्जी मेरी ये है टूटने के बाद में फाइनल। ये क्या है मेरी? फाइनल बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या है मेरी? इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। है कि नहीं है? बताओ भाई। यस सर। टूटने से पहले बाइंडिंग एनर्जी मेरी कितनी थी? 240 इंटू 7.6। टूटने के बाद कितनी हो गई? 120 इंटू 8.5 प्लस 120 इंटू 8.5। ये मेरी टूटने के बाद हुई। तो मुझे क्या चाहिए? टोटल गेन चाहिए। तो टोटल गेन कैसे निकालूंगा? फाइनल टोटल, माइनस इनिशियल। यस, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। फाइनल क्या है मेरी? 120 इंटू 8.5 प्लस 120 इंटू 8.5 माइनस इनिशियल क्या है मेरा? 240 इंटू 7.6। अच्छा देखो, ये सो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? 2 इंटू 120 इंटू 8.5 माइनस के 240 इंटू 7.6। भाई 120 इंटू 8.5, 120 इंटू 8.5, 2 इंटू 120 इंटू 8.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। बोलो। तो क्या इसको 240 इंटू 8.5 लिख सकता हूँ माइनस 240 यस सर। इंटू 7.6? कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। तो यहां से मैं 240 कॉमन ले लूं। यहां से क्या होगा? 8.5 माइनस के 7.6। तो कितना आएगा ये? 240 इंटू 8.5 में से 7.6 जाएगा, कितना बचेगा? 0.9 बचेगा कि नहीं बचेगा? 0.9। तो इसको जब आगे की तरफ सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 0.9। ये वाला पॉइंट क्या इस जीरो से हट जाएगा? बोलो। तो मेरा कितना आएगा? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोल। किसी को दुविधा है यहां तक इस क्वेश्चन में? नो सर। हाँ, क्लियर है सबको कैसे हुआ है ये? यस सर। और क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो भाई। A nucleus of uranium decays at rest into nuclei of thorium and helium। रेस्ट से उसने थोरियम एंड, कौन सा? थोरियम एंड हीलियम डिके किए उसने। तो उसने पूछा है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। देखो भाई।
ये रिएक्शन लिख लो। हमारा 92 यूरेनियम 238 है, किसमें ब्रेक हो रहा है? 92 थोरियम 238 प्लस 2He4, इसमें ब्रेक हो रहा है आपका। 92 यूरेनियम 238 ब्रेक हो रहा है किसमें? 92 थोरियम 238 में, प्लस क्या आ रहा है? He2He4, ये आ रहा है। तो इसमें आप कुछ, मैं हिंट दे देता हूं, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कुछ कंसेप्ट लगाओ तो कुछ आपको मिल सकता है इससे। लगाओ भाई कुछ। आपको 2-3 मिनट देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, वैसे देने लायक है नहीं 2-3 मिनट, पर ठीक है कोई नहीं। आई थिंक अनु देवी का आंसर आ चुका है। वेट अनु देवी, वेट वेट फॉर अदर्स। अभी हम 1.5 मिनट और इंतजार करेंगे, उसके बाद वेट नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अनु देवी के अलावा किसी का आंसर नहीं आया क्या? हाँ अनु बताओ, आप आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर है आपका? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस ओके। और किसी का कुछ आंसर आया? हर्ष, क्या चल रहा है? हर्ष, कहाँ हो हर्ष? यस सर। क्या चल रहा है? कुछ समझ में आया क्वेश्चन में क्या है? यस सर। बेटा आप कभी कभी गायब हो जाते हो, मतलब मोबाइल में ज्वाइन रहते हो, बट एक बार, एक दो बार और भी हुआ है, मैं आवाज लगाता रहता हूँ, आप बोलते ही नहीं हो। कई बार नेटवर्क इशू होता है। अच्छा नेटवर्क इशू, ठीक है चलो कोई ना। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये तो मेरे हाथ में भी नहीं, आपके हाथ में भी नहीं है नेटवर्क इशू तो। ठीक है देखो, अभी उसने बोला है कि यूरेनियम तोड़ा है थोरियम और हीलियम, तो हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखो, अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब एक ही उससे निकले हैं, टूट के निकले हैं, क्या मेरा दोनों का मोमेंटम सेम होगा? मोमेंटम, यस सर। मोमेंटम ऑफ थोरियम एंड हीलियम शुड बी सेम। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ थोरियम इक्वल टू होना चाहिए। अच्छा ये अगर रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, इसका मोमेंटम क्या है? इनिशियली 0 है, तो इसका मोमेंटम, जो इसका मोमेंटम होगा, मान लो x है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? -x होगा, क्योंकि दोनों का सम होके 0 होना चाहिए, इसीलिए हो रहा है ये मैग्नीट्यूड।
एक्चुअल में अगर मैं देखूंगा ना तो इसका मोमेंटम दोनों अपोजिट होंगे साइन में, लेकिन वैसे दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। तो मोमेंटम ऑफ हीलियम माना कि इसका मोमेंटम p होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, बोलो। अरे फॉर्मूला बताओ काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के टर्म में। बताओ भाई। p²/2m होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, एक ड्राइव कर देता हूं, ड्राइव कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूं एम से, डिवाइड कर देता हूं एम से। किसी को प्रॉब्लम मल्टीप्लाई डिवाइड करने से? नो सर। तो हाफ, देखो एम स्क्वायर ऊपर हो गया, 2m नीचे कर दूं, हाफ एम इंटू एम वी का होल स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बोलो। तो एम वी को क्या Yes, लिख दूं मैं, पी लिख दूं, p²/2m। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, p²/2m। अब देखो दोनों का मोमेंटम सेम है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यहां से कि मेरी काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास के है। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मास किसका ज्यादा है, कोई बताएगा मुझे? थोरियम का मास ज्यादा है, थोरियम हीलियम का का। मास ज्यादा है? thorium. मास ऑफ थोरियम इज ग्रेटर देन मास ऑफ हीलियम। इसका मतलब अगर आप जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। Come. होगी कि नहीं भाई? ये Yes, अगर sir. ज्यादा होगा एम नीचे वाला तो ये कम होगा, ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसी से हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम शुड बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। यस और नो? यस अब Yes, सर। sir. ऑप्शन ए में द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम न्यूक्लियस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? No, नो sir. नो सर। ये है, ठीक है। अब आपके होमवर्क में 4 रसगुल्ले हैं, 4 रसगुल्ले हैं सफेद वाले। चारों रसगुल्ले खा लेने हैं एकदम मजे से, चारों के चारों। और हमने आज क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ क्या क्या पढ़ा है आज? Mass defect. मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट पढ़ा, और बाइंडिंग एनर्जी। Big energy. बाइंडिंग एनर्जी, Binding energy. एनर्जी विद ग्राफ। ग्राफ भी तो पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी का। यस सर। Yes, sir. और क्या पढ़ा है? क्वेश्चंस। क्वेश्चन। क्वेश्चंस। बिल्कुल। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? नो No, सर। sir. नो सर। No, sir. अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक है ओके। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को कि मॉर्निंग में किसकी क्लास है कल? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो देखो बेटा, जब भी किसी की भी क्लास हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, अगर आप पेपर डिस्कशन में नहीं आ रहे हो, इसका मतलब आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। इसलिए पेपर डिस्कशन सेशन में भले ही आप करके नहीं आए हो, माना कि हर्ष को प्रॉब्लम है 4 क्वेश्चंस, तो वो 4 क्वेश्चंस तो आपके क्लियर होंगे कम से कम। यस सर। भले ही आपने जो संडे वाला टेस्ट पेपर है द्वारा से नहीं देखा, लेकिन आप फिर भी आओ क्लास में, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और कुछ नहीं मिलेगा तो आपके रिवीजन तो होगा योगा क्वेश्चंस के थ्रू। यस और नो? ठीक Yes, है, तो यस sir. सर। क्लास को मिस मत किया करो, मॉर्निंग की क्लास को मिस मत किया करो। और कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर कुछ करना है नीट के में या किसी में भी कुछ करना है, तो आपको नींद को खोना पड़ेगा, मॉर्निंग की को, नींद को, मॉर्निंग की नींद को आपको खोना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी चॉइस नहीं है।
डॉक्टर तो बनना है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आज की मिस कर देता हूँ कल से लूंगा, ना ना, आज से मतलब मॉर्निंग से ही क्लास लेनी है, ठीक है? यस सर। Yes, ओके, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। Thank बाय you, sir. एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन, बाय।